सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के ऊपर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। और जो मेन चीज है उसमें क्वेश्चंस के वैरायटी चेक करेंगे हम, और किस तरीके से शॉर्टकट यूज करना है ना, क्योंकि इतना लंबा तो हम करेंगे नहीं, किस तरीके से हम शॉर्टकट यूज करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बच्चों सिंपल इंटरेस्ट की। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं सिंपल इंटरेस्ट की। चलिए अब हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज मान लो अमित ने ₹100 बैंक में डिपॉजिट किए। तो जो पैसा बच्चों हम बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, किसी को दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, ये सारा आपका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो, असम डिपॉजिटेड इन बैंक, या आपने किसी को लेंड किया, किसी से आपने बोरो किया, ठीक है, ये सारा क्या है? आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, मूलधन, ये आपका प्रिंसिपल है। पी फॉर प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। तो ₹100 मान लो अमित ने बैंक में जमा किया। उसके बाद जब ये पैसा बैंक में जमा कर रहा है, तो मान लो टी टाइम, सपोज इसको 3 इयर्स के लिए जमा कर रहा है, ठीक है। अब जब 3 साल के लिए जब बैंक में ₹100 जमा कर रहा है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? उसको किसी रेट पे उसको ब्याज देगा, नहीं देगा? तो आर का मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो मान लो आपका 10% है, ठीक है। आर का मतलब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आपका क्या है? 10% है। अब मान लो कि आप ₹100 जमा कर रहे हैं, 3 साल के लिए कर रहे हैं, रेट आपका 10% है पर एनम, है ना। जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपका एनम मिलता है। एनम मतलब ईयर के एंड में, ईयर के हिसाब से, पर ईयर। अब आपको बोला जा रहा है कि भाई साहब आपको ब्याज कितना मिलेगा? क्या आप जो ₹100 जमा कर रहे हैं 3 साल के बाद आपको क्या ₹100 मिलेगा? नहीं ना। क्या मिलेगा? ब्याज भी मिलेगा, और दैट ब्याज इज कॉल्ड एज, यहां पे उस ब्याज को हम कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। SI का मतलब हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप लोगों ने याद रखना है, P × R × T अपॉन 100। तो अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों, प्रिंसिपल मेरा 100, ठीक है, रेट मेरा 10% पर एनम, टाइम मेरा 3, और अपॉन में 100। तो अगर आप ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल कर रहे हैं, तो 3 × 10 = 30, ठीक है। तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो ₹30 मिलेगा, ठीक है। ₹100 आपने जमा किया, क्लियर, और ₹100 जमा करने के बाद आपको 3 साल के बाद, ठीक है, अलग से क्या मिलेगा? ₹30 मिलेगा। अब मैं अगर कहूंगा बच्चों कि चलो ₹30 तो आपको मिल रहा है, मैं अगर कहूंगा कि आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? A फॉर अमाउंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? तो टोटल अमाउंट का मतलब आप क्या कहोगे? सर जो पैसा मैंने जमा किया था दैट इज प्रिंसिपल, वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, बट मुझे उसके साथ क्या मिलेगा? जो ब्याज है वो भी तो मिलेगा। तो जब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो ब्याज मुझे 3 साल बाद मिला, तो इसका जो टोटल है दैट इज कॉल्ड एज अमाउंट, ठीक है, जो कि आपको 3 साल के बाद मिलेगा। तो आपका इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब प्रिंसिपल आपका कितना है? प्रिंसिपल आपका 100 है बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो वो आपका 30 है। तो आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो ₹130 मिलेगा। क्या मिलेगा? ₹130 जो है वो आपका फाइनल अमाउंट आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया होता है। क्या दिया होता है? अमाउंट दिया होता है। आपको प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट दिया होता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट को आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि P के लिए P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला देखा हमने, P × R × T। तो यहां पे आप
P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100 करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, अब अगर A की बात करूं तो P और P यहां से कॉमन ले लिया तो यहां पे 1 प्लस RT अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी एक आपने नोट करना है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, आई होप ये तो आप लोगों को पहले से आता होगा, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। अब यहां पे क्वेश्चन ध्यान रखना कि टाइम अगर यहां पे 3 इयर्स के जगह यहां पे अगर मंथ बोला होता, क्या बोला होता, मंथ बोला होता, तो मंथ के केस में ध्यान रखना, अगर मान लो टाइम टी अगर यहां पे मंथ में दे रखा है बच्चों, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, ईयर में। और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपको गिवन होगा, मान लो 3 मंथ्स 4 मंथ्स वट एवर, आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। ठीक है, और अगर आपको ये चीज गिवन है डेज में, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करना है, ठीक है, ईयर में, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपने मान लो यहां पे 360 डेज दे रखा है, तो आपको यहां पे ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। और अगर आपको बोल दिया यहां पे लीप ईयर की बात, क्वेश्चन में अगर लीप ईयर बोल दिया है, क्या बोल दिया है, लीप ईयर, ठीक है, और डेज का दे रखा है, तो उस केस में आपने डिवाइड करना है 366 डे से। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पूछी जाती हैं। लीप ईयर में क्या होता है, जो फरवरी का महीना होता है वो एक दिन बढ़ जाता है, नॉर्मली 28 दिन का होता है, बट हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो 29 डेज का होता है, इसीलिए जो पूरा साल है वहां पे 365 की जगह आपका 366 दिन हो जाते हैं। तो उस केस में आपने यहाँ पे 366 डेज, ठीक है, को लेके चलना है, अदरवाइज आप 365 दिन लेके चलेंगे। आई होप ये आप लोग को क्लियर है। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों हम कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। ऑलरेडी हम सिंपल इंटरेस्ट कर चुके हैं, अब हमें ये जानना जरूरी है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है उसके ऊपर डिफरेंस क्या है। सपोज मान लो शिवा ने बैंक में पैसा जमा किया, वो आपको पता है प्रिंसिपल कहलाता है। जो भी हम डिपॉजिट कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा हेडिंग आप डालोगे, इसमें ही एक हेडिंग ये डाल दो, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। अब मान लो जैसे कि मैंने अभी कहा, शिवा ने मान लो बैंक में जमा किए कितने, 100 रुपए। ठीक है, बैंक में गया, 100 रुपया जमा किया। अब ये जो 100 रुपया किया, इन्होंने 2 साल के लिए जमा किया, 2 इयर्स। ध्यान से समझना बच्चे एक एक चीज, 100 रुपए 2 साल के लिए जमा किया। अब जो ये 2 साल के लिए जो जमा किया है, ठीक है, 2 साल के लिए जो पैसा शिवा ने बैंक में जमा किया है, इसके ऊपर कुछ ब्याज तो मिलेगा। ठीक है, किस रेट पे मिलेगा, वो आर कहलाता है। ठीक है, किस रेट पे मिलेगा, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको मान लेते हैं हम कि ये 5% पर एनम है। ठीक है, एनुअली मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं अगर बोलूंगा बच्चों कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। तो आप लोग बच्चों क्या करोगे, प्रिंसिपल आपका 100, रेट आपका 5, टाइम आपका 2 डिवाइड बाय 10, सॉरी डिवाइड बाय 100। तो आप ये करोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपए का। एम आई राइट, है ना, आपको कितने का मिल रहा है, 10 रुपए का
ये इंटरेस्ट मिल रहा है। इतना क्लियर है बच्चों? हाँ, अब यहां पे देखना है, यही केस अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में करता हूं तो उस केस में पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये हम एक बार करके देखेंगे, एक एक साल बाद। ठीक है, अभी इसको समझेंगे आराम से। पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूं फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए। तो उस केस में हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा उसका फॉर्मूला आपको पता है, पी आर टी। पी हमारा यहाँ पे 100 है, ठीक है, रेट हमारा 5 है और टाइम 1 लेके चलेंगे अपॉन 100। तो यहाँ पे जो मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ये 5 रुपए का हो गया। अब मैं कहूंगा बच्चों ये अमाउंट निकालो, तो आप कहोगे सर अमाउंट जो होता है वो तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है, ये आप लोग को पता है। अब अगर मैं अब अगर मैं अमाउंट निकाल रहा हूं तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट मेरा 5 आया है, प्रिंसिपल जो हमारा था कितना था, 100 था, तो 105 रुपए। अब बच्चों जो 105 रुपए है, मतलब जो 5 रुपए आपको पहले साल के बाद जो ब्याज मिला वो किसके साथ ऐड हो गया, प्रिंसिपल के साथ हो गया। अब यही पैसा क्या होगा, दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा आपका, प्रिंसिपल बन जाएगा, क्योंकि आपने 2 साल के लिए जमा किया है यहाँ पे, ये आपके फर्स्ट ईयर के बाद है। तो अभी ये बैंक में है और ये पैसा दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, दूसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान समझना, ये आपका बन जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, कितना आ रहा है ये आपका है 105। अब सेकेंड ईयर का अगर निकालते हो इंटरेस्ट तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट 5% अपॉन 1 इंटू 100। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे आपका 105 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 करते हैं तो ये आपका आएगा 5.25। इट विल बी 5.25। ठीक है, अब यहाँ पे 5.25 आपका ये आया पहले साल का, देखो ये आपका ये आ गया। अब अगर मैं कहूं कि बेटा आपको अमाउंट कितना मिलेगा टोटल, आपको अमाउंट कितना मिलेगा टोटल 2 साल के बाद, तो आप कहोगे सर आप बता पाएंगे अमाउंट कितना मिलेगा आपको, आप अमाउंट कितना मिलेगा ये बताओ आप मुझे। इसमें अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो इसमें अमाउंट कितना मिलेगा, हाँ मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, हाँ अमाउंट बोल रहा हूं मैं। अब अमाउंट कितना मिलेगा बच्चों, 110.25। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, 210 कहां से आ जाएगा बेटा, और हाँ देखो कंसेप्ट कितना बिगड़ा हुआ है। हाँ तो आपका सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल था वो 105 था बच्चों, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट आपका ये मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 105 प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तभी तो अमाउंट आएगा। तो इसके केस में जो आपका अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 110.25। और अगर इसके केस में देखो तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल 100 था, सिंपल इंटरेस्ट 10 था, तो ये आ गया आपका 110। तो आप देख सकते हैं कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहां पे जो फर्क आया 25 पैसे का फर्क ज्यादा आया। ठीक है वो किसके कारण आया ये चीज समझना जरूरी है। यहां पे जब आप देख रहे हैं तो यहां पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है ना, जो यहां पे इंटरेस्ट मिले था पहले साल के ऊपर उसको हमने ऐड कर दिया, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी ये जो 25 पैसे का है ये इंटरेस्ट मिल रहा है।
है कि नहीं, और यहां पे हम सीधा 2 साल का ले रहे थे, ये डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस अगर हम देखें तो यहां पे हमारा, यहां पे 10 रुपीज का हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट आ रहा था, बट यहां पे अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो यहां पे हमारा 10.25 आ रहा है। तो देखो डिफरेंस कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर किससे आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा आएगा मेरे बच्चों। हाँ, 0.25 ज्यादा आएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट था। अब इस चीज के लिए इतना लंबा तो फॉर्मूला करेंगे नहीं, तो इसके लिए फॉर्मूले बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। जब अमाउंट निकालना है बच्चों तो इसका फॉर्मूला है P 1 प्लस R अपॉन 100 और टू दी पावर n। ठीक है, R का मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, n हो गया आपका टाइम, और P हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, ये टाइम पीरियड, ठीक है, पीरियड ले लो कि कितना होता है। और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसका भी एक फॉर्मूला है P, ठीक है, 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। ये तो सेम करेंगे, बस यहां पे -1 हो जाता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का यहां पे फॉर्मूला है। बस ये हमारा मेन टॉपिक है और इसी के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब एन्युटी से जानने से पहले हमने ये जानना है कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू क्या है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से जानेंगे कि हमारा प्रेजेंट, ठीक है, वैल्यू एंड जो फ्यूचर वैल्यू है वो क्या है। प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू क्या है। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि सपोज, ठीक है, सपोज आपने एक कमोडिटी खरीदी, कोई भी सामान खरीदा, मान लो, ठीक है, 5,000 का, या मान लो, हाँ 5,000 का ले लो, आपने एक सामान खरीदा। ठीक है, अब आज के टाइम पे इस चीज को आपने खरीदा है। ठीक है, आपने इस चीज को, मान लो आज के टाइम पे इस चीज को आपने खरीदा है। ठीक है, और आप इस चीज को किराए पे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, आप इस चीज को किराए पे दे रहे हैं, ऐसे सोच लो। अब जब आप इसको किराए पे दे रहे हैं तो आप क्या इससे कुछ अर्न करना चाहते हैं। तो आप जो इसको किराए पे दे रहे हैं, तो मान लो 2 साल के लिए आप किराए पे दे रहे हो। कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए आप इसको किराए पे दे रहे हो। ठीक है, तो आज आप इसको किराए पे दे रहे हो तो डेफिनेटली ये आपका क्या हो गया। तो जो भी चीज आप देते हैं, जो भी चीज आप दे रहे हैं, तो वो मेरा क्या होता है, जो भी चीज आप ले रहे हैं, मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में, तो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है, टाइम आपका 2 ईयर्स है और कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, आगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लो वो 5% का पर एनम मिल रहा है, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट कितना आएगा आपके पास टोटल। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना आएगा, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। ये आप लोगों को पता है। अब बच्चों यहां पे ध्यान रखना, ये जो आपने जो ये मशीन जो खरीदी है, तो ये आपका जो प्रिंसिपल है, यही आप लोग का क्या कहलाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगा। और ये जो आपको 2 साल के बाद, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, जो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, जो पैसा आपके पास 2 साल के बाद आएगा, दैट इज योर अमाउंट, है ना। तो 2 साल के बाद आ रहा है, तो ये अमाउंट को ही हम क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो जो 2 साल में आना है, 2 साल के बाद आएगा, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। कि ये जो मशीन आपने किराए पे दी है, तो इसके वैल्यू जो हो रही है उस टाइम पे
जो आपके पास आ रहा है, टोटल वैल्यू आ रही है, मिल रही है आपको, वो कितनी आएगी। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू क्या है। तो आज के टाइम पे जो चीज है वो प्रेजेंट वैल्यू है, जो हमें कुछ समय के बाद मिलने वाली है वो मेरी फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे अगर अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो जो मुझे टोटल अमाउंट मिलेगा, तो सपोज मैंने मान लो यहां पे ये 5000 ले लिया, यहां पे 1 प्लस आर, आर हमारा 5/100 टू दी पावर, अगर मैं n की बात करूं तो 2, यही आएगा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करना सिखा रखा है मैंने आप लोग को कि पहले फ्रैक्शन पार्ट लो, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल और मल्टीप्लाई 5000, तो आपका ये आ जाएगा 55,125। ठीक है, तो ये जो आया दिस इज नथिंग बट योर फ्यूचर वैल्यू, और ये जो था आपका 5000, ये आपका 5000 क्या था, दिस वाज योर प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये था आपका प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट। ठीक है, अब हम जानेंगे कि एन्युटी में इसका किस तरीके से उपयोग होता है और एन्युटी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एन्युटी। अब इसको पहले ध्यान से समझना, एन्युटी क्या होता है कि जब हम एक रेगुलर पेमेंट करते हैं, व्हाट, एक रेगुलर पेमेंट करते हैं एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे जब हम एक रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने आज एक गाड़ी खरीदी है, ठीक है, आपने 5 लाख की गाड़ी खरीदी है मान लो, और आपको 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक आपने ईएमआई बांध दी है। ईएमआई मतलब मंथली जो इंस्टॉलमेंट है। अब मान लो हर महीने आपको क्या करना पड़ रहा है, 10-10 हजार रुपये देना पड़ रहा है 5 साल तक। ठीक है, तो आप क्या हो रहा है, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे एक क्या पेमेंट करनी पड़ रही है, एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ रहा है। एंड व्हाट इज दैट फिक्स्ड अमाउंट, दैट इज 10,000। तो आपको एक 10,000 जो है वो हर महीने जो पे करना पड़ रहा है, दैट इज नथिंग, वो आपका क्या है, एन्युटी है। तो क्वेश्चन में ये मेंशन आपको किया जाता है कि आपको इक्वल पेमेंट करनी पड़ रही है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे करना पड़ रहा है। तो ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, दिस इज नथिंग बट योर एन्युटी। ये आप लोग का क्या है, एन्युटी है। अब जैसे आपके मॉड्यूल में एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसका बहुत अच्छा दे रखा है कि एक जैसे रेगुलर अमाउंट आप पे कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे, वो आपका एन्युटी है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि गाड़ी खरीदी 5 लाख की, ठीक है, 10-10 हजार हर महीने आप पे कर रहे हैं, कितने सालों तक, 5 सालों तक। तो ये जो 10,000 आप पे कर रहे हैं, है ना, ये क्या है, नथिंग बट द एन्युटी, ये आपका एन्युटी है। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंश्योरेंस का ले लो, ठीक है, आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम लिया, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है उस केस में भी, हर महीने, है ना, या साल में एक क्या होता है, रेगुलर इंटरवल पे आपको पे करना होता है। मान लो आपने प्रीमियम लिया है, जैसे एलआईसी का आपने देखा होगा, तो आपको क्या हर महीने के हिसाब से होता है, जैसे आपका क्वार्टरली हो गया, जैसे आपका ईयरली होता है। तो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको एक रेगुलर पेमेंट करनी पड़ रही है। तो दिस इज नथिंग बट एन एन्युटी। तो ये भी आपका एक एन्युटी का केस है। ठीक है, अब एक तीसरा और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आप किराया देते हैं, रेंट, ठीक है, आप रेंट दे रहे हैं, हर महीने आप रह रहे हैं, तो उसका क्या दे रहे हैं आप लोग, रेंट दे रहे हैं बच्चों। तो ये जो रेंट आप पे कर रहे हैं, ये रेंट भी क्या है, एक इक्वल इंटरवल ऑफ क्या टाइम पे आप एक रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो दिस इज ऑल्सो योर एन्युटी, ये भी आपका क्या है, एन्युटी है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जब आप बैंक में जाते हैं और एक रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करते हैं, है ना, बहुत सारे अकाउंट, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स्ड हो गया, वैसे एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, जहां पे आपको एक
रेगुलर पेमेंट करनी होती है, ठीक है, क्या हर महीने पेमेंट करनी होती है, आई बात समझ में, हर महीने पेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो गया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे पे कर रहे हैं, एक रेगुलर अमाउंट कर रहे हैं, मान लो 2-2 हजार रुपया आप हर महीने जो पे कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट एन एन्यूटी। तो ये सारा जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इस एग्जाम्पल में आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, मैंने जो बताया अभी क्या देखने को मिल रहा है, एक आप रेगुलर पेमेंट आपको देखने को मिल रहा है कि एन्यूटी क्या है, इट इज नथिंग बट रेगुलर पेमेंट है, रेगुलर पेमेंट एट एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये चीज आपकी कहलाएगी एन्यूटी, ठीक है। और ये एग्जाम्पल जो दिए मैंने सारे, ये सारे आपके एन्यूटी के ही एग्जाम्पल है। यहां तक क्लियर है बच्चों सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, अब इस एन्यूटी की हम बात करें, इस एन्यूटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इस एन्यूटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है आपका एन्यूटी रेगुलर, एन्यूटी रेगुलर, ठीक है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी एन्यूटी, ठीक है, और ऑर्डिनरी एन्यूटी, ध्यान से समझना। अब ये एन्यूटी रेगुलर और ऑर्डिनरी एन्यूटी क्या होता है, जब आप फर्स्ट पेमेंट क्या कर रहे हो, एंड ऑफ द पीरियड में कर रहे हैं, जब आप अपनी पहली पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे एन्यूटी रेगुलर या ऑर्डिनरी एन्यूटी। मतलब अभी समझा रहा हूं, तो इसके अंदर आप लिख लो कि जो आपकी फर्स्ट पेमेंट होती है, फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो आप फर्स्ट जो पेमेंट है एट द एंड कर रहे हैं पीरियड के, तो आपका कहलाएगा रेगुलर एन्यूटी या ऑर्डिनरी एन्यूटी, जिसे हम कह सकते हैं। अब यहां पे ध्यान रखना, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब इसके अंदर मान लो कि आपने आज लोन लिया है ना, जब आप लोन लेते हैं तो लोन में भी क्या होता है, आप किस्तों में क्या देते हैं, पैसा देते हैं ना, तो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको पे करना होता है। बट वो जो फिक्स्ड अमाउंट आप पे कर रहे हैं, तो क्या लोन लेते ही पे करना होता है? मान लो आज तारीख क्या है, आज तारीख है 15, सपोज मान लो 15 तारीख को आपने लोन ले लिया, कितना, 1 लाख का लोन ले लिया। अब आपकी किस्त बन गई कि 1.5 साल तक आपने 10-10 हजार रुपये जमा करना है, मान लो, ठीक है, 10-10 हजार रुपये आपने पे करना है बच्चों। अब क्या ये 10 हजार आप आज ही पे करेंगे उसे या अगले महीने करेंगे, ये बताओ आप लोग पहले। हाँ, एन्युटी का सारे टॉपिक में कवर करूंगा। मैंने कहा कि आपने आज की डेट में लोन लिया है, ठीक है, अब लोन जब लिया है तो आप क्या करते हैं, उसके इंस्टॉलमेंट भरेंगे ना, आप रिपेमेंट तो उसको करेंगे नहीं करेंगे, रिपेमेंट तो किस्तों में कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो आप आज ही से देना शुरू करेंगे या आपने नेक्स्ट मंथ से देना है? मेरा कहने का मतलब ये है, नो सर फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। हाँ, तो आपने नेक्स्ट मंथ से पे करना होता है। जब आप लोन ले रहे हैं तो जो उसकी किस्त आप देंगे तो आपको अगले महीने से देना पड़ेगा, अभी नहीं देना पड़ेगा। तो वो क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ द पीरियड माना जा रहा है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आ सकता है हमारा, लोन, ठीक है, इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल हो सकता है आपका कि आप जो लोन की रिपेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लोन की जो रिपेमेंट कर रहे हैं ये आपका ऑर्डिनरी एन्युटी का पार्ट है, ठीक है। लोन रीपेमेंट,
ये आपका इसका पार्ट आ जाएगा। उसके बाद दूसरा आता है हमारा, दूसरा आता है बच्चों हमारा एन्युटी ड्यू, और इमीडिएट भी कह सकते हैं, एन्युटी इमीडिएट। अब ये क्या होता है कि एन्युटी ड्यू और इमीडिएट के केस में जब आप फर्स्ट पेमेंट, जब आप अपनी पहली पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कर रहे हैं, जब आप अपनी पहली पेमेंट, मान लो पहली पेमेंट आपको आज करनी पड़ेगी, अब आप बैंक में चले गए, आप रिकरिंग डिपॉजिट खोलना चाहते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट मैंने बताया कि हर महीने आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो क्या ये पैसा आपको अगले महीने से जमा करना पड़ेगा या आज जमा करना पड़ेगा जिस दिन आप बैंक में अकाउंट खोलने गए हो? ये बताओ। आज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हो गया बच्चे। तो जब फर्स्ट पेमेंट क्या, और इसके अंदर फर्स्ट पेमेंट एट द बिगिनिंग, फर्स्ट पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जब हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा एन्युटी ड्यू। जैसे मैंने आपको बताया रिकरिंग डिपॉजिट आरडी, ठीक है, इसका एग्जांपल है आरडी। जो रिकरिंग डिपॉजिट आप ओपन कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आज की डेट में पेमेंट करना है। एम आई राइट? ठीक है, तो ये इसके दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन जो है ये एन्युटी रेगुलर का है या ये क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का है मेरे बच्चों। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना है, रेंट एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। रेंट, अब रेंट है वो किसके अंदर आएगा? रेंट एन्युटी ड्यू के अंदर आएगा या एन्युटी रेगुलर के अंदर आएगा? एक क्वेश्चन ये उठता है, आप लोग बताइए। जो रेंट है, जो आप लोग किराया देते हैं, वो भी तो आप क्या होता है, एक रेगुलर पेमेंट ही तो है ना? एक रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं आप और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे करते हैं, हर महीने देते हैं। तो ये किस में आएगा, एन्युटी रेगुलर में आएगा या ये एन्युटी ड्यू में आएगा? हाँ, आप लोगों से पूछता हूं मैं, ध्यान से समझना एक एक कंसेप्ट, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये। हाँ देखो, अगर आज के समय के अनुसार अगर हम देखें, अगर हम आज के समय के अनुसार देखें तो अब क्या होता है, जब हम किराए के लिए जाते हैं, हम मकान में किराए के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, हमें पहले पेमेंट करनी होती है। मकान मालिक कहता है भाई पैसे दे पहले, फिर घर के अंदर जाने दूंगा। होता है नहीं होता है? तो उसके हिसाब से तो वो एन्युटी ड्यू है ना? बट ध्यान रखना, बट एक समय ऐसा भी था, है ना, बट एक समय ऐसा भी था जब पहले क्या लोग घरों के अंदर मतलब पूरा एक महीना रह लेते थे, तब जाके उन्हें क्या देना होता था, हाँ, तब जाके उनको किराया देना होता था। फिर दूसरा महीने रहेंगे, दूसरा महीने के एंड में, फिर तीसरा महीने रहेंगे, तीसरे महीने के एंड में, ऐसा। तो आपके जो मॉड्यूल में जो रेंट को लिया गया है वो रेगुलर एन्युटी या एन्युटी रेगुलर के अंदर लिया गया है, ठीक है? तो रेंट जो है वो इसके तहत लिया गया है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने नोट करना है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है? तो जैसे मैंने रिकरिंग डिपॉजिट दिया है, ठीक है, चलो और एग्जाम्पल चाहते हो, जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, तो ये सारा जो है आपका किसके अंदर आएगा, ये इमीडिएट के अंदर आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगला टॉपिक आते हैं हम फॉर्मूले पर, ठीक है? अब अगले टॉपिक आते हैं हम फॉर्मूला, ठीक है? अब फॉर्मूले में हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखना है। फॉर्मूले में मैंने क्या करना है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखना है कैसे लिख रहा हूं मैं, और याद कैसे रखना है वो भी बता रहा हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं रेगुलर एन्युटी, ठीक है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनरी। दूसरा हमारा
यहां लिख लो एन्युटी ड्यू, आप लोगों ने भी लिखना है बच्चे, या इसे हम इमीडिएट कह सकते हैं। अब इसको कैसे बनाना है, ऐसे बनाओ जैसे लिख रहा हूं। अब यहां पे लिख रहा हूं मैं फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू मेरे साथ साथ लिखना है, और यहां पे लिखो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और यहां पे प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, जो बच्चे नहीं जागे हैं जग जाओ भाई, ठीक है। अब यहां पे बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, बस एक चीज ध्यान रखना है, ये वाला याद कर लो, ये वाला जो फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का, ये वाला याद करना है। और अगर आप ये याद कर लेते हैं तो बाकी सारे आपको याद हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। हाँ मिहिर, थैंक यू बेटा, आपका मैंने पोस्ट भी पढ़ा है और समझ में आ रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, कैलकुलेटर ट्रिक सर्विस बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है बच्चा, उसमें कुछ नहीं है, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला करना होता है और कुछ नहीं करना होता है ना। देखो अब फ्यूचर वैल्यू का हम किस में कर रहे हैं, रेगुलर एन्युटी या ऑर्डिनरी, इसमें क्या होता है फॉर्मूला, देखो पहले सिंपल, पहले क्या लिखना है आर, ठीक है। फिर क्या करना है बच्चों, यहां पे 1 प्लस आई, क्या किया मैंने, आर 1 प्लस आई। आर का मतलब क्या होता है, एन्युटी। आर का मतलब क्या होगा बच्चों, आर का मतलब होगा आपका एन्युटी, ठीक है। आई का मतलब आपको पता ही है, इंटरेस्ट। और यहां पे क्या होगा, 1 प्लस आई टू दी पावर एन -1 कर देंगे और अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन में आई। ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या बोला मैंने, आर ये एन्युटी, ब्रैकेट के अंदर ये 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन -1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ये आपका रेगुलर एन्युटी में किसका, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। इतना क्लियर है। अब देखो जब आप इसी चीज को इसका निकालेंगे, किसका, फ्यूचर वैल्यू ऑफ किसका, एन्युटी ड्यू का, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का निकालोगे तो इसका कुछ फॉर्मूला अलग नहीं है, सेम यही लिखना है, बस एक एडिशनल चीज ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक एडिशनल चीज ऐड हो जाएगी। तो देखो इसके लिए भी मैं आर लिख रहा हूं, बस क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन -1, ठीक है, अपॉन आई। और एक चीज जो ऐड होगी वो है 1 प्लस आई, ये अलग से आप ऐड करना है अपने, ठीक है, 1 प्लस आई अलग से ऐड करना। तो देखो ये फॉर्मूला इजी आ गया आपका, ये फॉर्मूला आपका आसानी से आ गया, कुछ नहीं था, बड़ा देखो सिंपल था। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे आप, ठीक है, किसका, रेगुलर एन्युटी का। तो क्या करना है, ये 1 को आगे ले लो बस। अब जैसे ये -1 बाद में है तो ये 1 को आगे ले लो। तो देखो कैसे होगा, आर का आर आ गया बच्चों, मेरे साथ साथ लिखो, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने कहा 1 को आगे लेना है तो 1 को आगे ले लिया, माइनस का माइनस लिखा, यहां पे क्या कर दिया, 1 प्लस आई टू दी पावर, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना है, यहां पे क्या आ जाएगा हमारा एक, जैसे मैंने क्या किया पहले आर, फिर यहां पे इस 1 को आगे ले आया, माइनस, जैसे यहां पे 1 प्लस आई टू दी पावर एन -1 था, यहां पे 1 आगे आ जाएगा, फिर माइनस, फिर यही वाला पार्ट आएगा और जो ऊपर n है वहां पे -n हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे -n हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, आई, जैसे यहां पे था सेम वही चीज है, बस इस 1 को आगे, फिर -1 प्लस आई होल टू दी पावर -n अपॉन आई। हाँ देखो यही फॉर्मूला याद करना है बस, ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो देखो इसी से मैंने ये निकाला है, ये सीधा सिर्फ 1 प्लस आई ऐड हो जाएगा। और ये पता है तो ये 1 आगे ले लो, इसको बाद में ले लो, -n आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है, है ना।
इसमें और कुछ भी नहीं है। अब देखो, अगर एन्युटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू का निकालना है तो ये चीज लिखो, आर का आर, 1 का 1 माइनस इधर सेम वही 1 प्लस आई, और बस यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा। यहां पे क्या चेंज होगा, माइनस n माइनस 1, बस ये होगा। ठीक है, ये चीज चेंज होगा बच्चों मेरे, ये और अपॉन आई का जैसे का जैसे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्लस एक एन्युटी और ऐड हो जाती है, प्लस आर। ठीक है, एक एन्युटी और ऐड हो जाएगी प्लस आर। तो देखो ये चारों फॉर्मूले मैंने आपको आसान तरीके से बताए, ये फॉर्मूला याद कर लो बस। क्या है, आर 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई, तो सब आपका आ चुका है। क्लियर है बच्चों, याद हो गया सर मुझे फॉर्मूला, चलिए बहुत बढ़िया। आप देखना है बच्चों, सिंकिंग फंड, ध्यान से समझना ये कंसेप्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट है, क्वेश्चन तो यही एन्युटी के अंदर ही है सारे। अब सिंकिंग फंड एक्चुअली होता क्या, सिंकिंग फंड ये है कि मान लो आपके पास अभी एक मशीन है, सपोज आपके पास अभी एक मशीन है जो आप यूज कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 10 साल तक है। यूजफुल लाइफ है क्या है, 10 साल तक है। अब मान लो 10 साल के बाद आपको नई मशीन खरीदनी है, तो उस समय मतलब 10 साल बाद, उस समय अचानक से आपके पास इतने पैसे कहां से आ जाएंगे, है कि नहीं है, या तो आपका बिजनेस अफेक्ट होगा कहीं ना कहीं से। तो बच्चों आप क्या करते हैं, आज ही से थोड़ा 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 पैसा क्या करना चाहते हैं, जमा करते हैं। कब के लिए, वो 10 साल बाद जो आपने मशीन खरीदनी है। तो ये जो फंड जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, मतलब 10 साल बाद जो आपको चाहिए, वो कहलाएगा आपका सिंकिंग फंड। ठीक है, दूसरा केस क्या, मान लो कि 10 साल बाद आपने किसी को, आपने लोन ले रखा था आज की डेट में बिजनेस पर्पस के लिए, 10 साल के बाद आपको मान लो 6 लाख लिया, 10 साल के बाद आपको उस बंदे को 6 लाख रुपया पेमेंट करना है। क्या करना है, 6 लाख पेमेंट करनी है। तो उस समय आपके पास अचानक से इतनी रकम नहीं आएगी, कहां से आएगी, बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। तो आप आज ही से क्या करेंगे, मान लो कि थोड़ा थोड़ा पैसा सेट असाइड, मतलब जमा करते जाएंगे, ताकि 10 साल के बाद आपके पास वो 6 लाख आ जाए और आप वो पैसा दे सके। तो ये जो फंड आप क्रिएट कर रहे हैं, इसी फंड को आप कह सकते हो कि एक सिंकिंग फंड है। ठीक है, अगर हम बिजनेस पर्पज से देखें। क्लियर है बच्चों। अब मान लो मैं और एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरा बेटा अभी 10th क्लास में, ठीक है, आगे उसने हायर स्टडीज करनी है 10 साल बाद। तो मैं क्या कर रहा हूं, उस समय अचानक से मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए 10 साल के बाद, तो मैं अचानक से कहां से लाऊं 10 लाख, है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहूंगा कि वो 10 साल के बाद वो पैसा मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, दिस इज ऑल्सो एक सिंकिंग फंड है। ये भी हमारा क्या है, एक सिंकिंग फंड है। तो ये सिंकिंग फंड है, तो जो प्रॉफिट होता है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी की बात करूं, तो जो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, जो मुझे 10 साल के बाद पैसा चाहिए, तो वो मैं कहां से जमा करता हूं, थोड़ा थोड़ा जो जमा कर रहा हूं अपने प्रॉफिट से ही जमा करते हैं ये लोग, है कि नहीं। तो हम क्या क्या सकते हैं कि सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, सेट असाइड, साइड में रख लेते हैं। ठीक है, फंड हम लोग क्या करते हैं, जो फंड्स हैं सेट असाइड फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए, पहला मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर मुझे नया एसेट खरीदना है, ठीक है, क्या नया एसेट खरीदना है, टू परचेस, अगर मुझे न्यू एसेट खरीदनी है, या टू repay the loan, टू repay the loan, या तो जो लोन अमाउंट है वो मुझे पे करना है, या लायबिलिटी कह सकते हैं कि जो लायबिलिटी है, टू repay the लायबिलिटी। ठीक है,
तो ये जो फंड मैं क्रिएट कर रहा हूं, दिस फंड इज सेड टू बी एज, क्या बच्चे, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा सिंकिंग फंड है। आई होप ये आप लोग को क्लियर है। अब ये जो अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड है, अब ये देखो एक चीज, अब ये तो पता चल गया सिंकिंग फंड है। अब हमारा जो अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड है, ये फंड कब चाहिए मुझे, फ्यूचर के लिए। तो ये कौन सा वैल्यू कहलाएगा, दिस विल बी सेड एज फ्यूचर वैल्यू। ये कहलाएगा बच्चों हमारा क्या, फ्यूचर वैल्यू। क्यों, क्योंकि मुझे ये जो पैसा है कब के लिए चाहिए, ये फ्यूचर के लिए चाहिए, ठीक है। और कौन सी एन्युटी होगी, और कौन सी एन्युटी होगी बच्चों, ये बता सकते हैं आप लोग। अब ये जो मैंने आपको कहा कि मुझे 10 साल बाद चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, 10 साल बाद चाहिए, बट अब जो मैं पैसा जमा करूंगा, वो पैसा मैं कहां से जमा करूंगा, मेरे प्रॉफिट से ही तो जमा करूंगा। और प्रॉफिट कब आता है, अगर मैंने आज बिजनेस खोला तो क्या मैं प्रॉफिट आज ही से आना शुरू हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द पीरियड। प्रॉफिट कैलकुलेट कब किया जाता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो ये आपका क्या है, प्रॉफिट से आता है, या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लिख सकते हैं हम, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये कब आता है, एट द एंड, है ना, एट द एंड। तो इसलिए क्या आ जाएगा ये, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ठीक है, एन्युटी या एन्युटी रेगुलर, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका सिंकिंग फंड का कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके ऊपर मान लो कि एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एक बार फटाफट, और क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, आपका मॉड्यूल का ही है, क्योंकि मॉड्यूल में इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं कि वो अगर आप ढंग से कर लें तो आई होप सब क्लियर है। तो फटाफट मैं पहले कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करा देता हूं। चलिए, अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा, तो फॉर्मूला तो वही है एन्युटी का ही। अब क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया, मान लीजिए कि बोला है 10,000, क्वेश्चन दे रखा है रुपीज 10,000 आर सेट असाइड, आर सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ प्रॉफिट्स एवरी ईयर, हर साल, ठीक है, विथ ए पर्पस टू परचेज, विथ अ पर्पस with a purpose to purchase new machinery for new machinery for 10 years and invested at the rate 10% per annum. What will be the amount of sinking fund? तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड आफ्टर 10 years, सिंकिंग फंड आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद जो सिंकिंग फंड होगा वो कितना होगा, वो आपको निकालना है बच्चों। चलिए बताइए कितना आना चाहिए इसका आंसर, और इसकी पीडीएफ आप लोग के साथ शेयर की गई है। तो क्वेश्चन भी इसी टाइप से होंगे आपके सारे, आपको सिर्फ पहचानना क्या है, 28 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, 28 से शायद ज्यादा ही होंगे। तो इस पे आपको सेम इसी टाइप का होगा, जो हमने 8 क्वेश्चन किए हैं उसके बेस पे ही क्वेश्चंस किए जाएंगे, अलग कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। तो इसका आंसर क्या है आप लोग का, मैंने क्या कहा था, सिंकिंग फंड, मैंने क्या कहा था, जो सिंकिंग फंड वो क्या है, फ्यूचर वैल्यू, और कौन सा एन्युटी, ऑर्डिनरी, है ना, क्योंकि हम प्रॉफिट से ही पैसा थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं, और प्रॉफिट हमें कब मिलता है, आज की डेट तो मिलेगा नहीं, एंड में मिलता है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों हमारा,
आर, ठीक है। चलिए उसके बाद 1 + i⁻n−1 और अपॉन आई, कैलकुलेट करिए। पूरा आंसर जो आएगा वो है 159374, ठीक है। 159374 जो है इसका आंसर है बच्चों। वन 159374, बिल्कुल 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 करेक्ट है। चंदन क्लियर है? गिरधर? तो ये कंसेप्ट था हमारा सिंकिंग फंड के ऊपर जो अभी हमने किया है। क्लियर है बच्चों सभी को? चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें आपके बुक का और एक एग्जांपल है तो उसको भी ले लेते हैं एक बार फटाफट। बुक का एक एग्जांपल है उसे भी ले लेता हूं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग करिए फटाफट, आप लोग के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मच amount should be set aside, how much amount should be set aside every year so that, ताकि ₹5 lakh are, so that ₹5 lakh are available to repay loan, to repay loan at the end of 8 years. अमाउंट इन्वेस्टेड, ये दे रखा है आपको, अमाउंट इन्वेस्टेड एट %4 पर एनम। ठीक है बच्चों, क्या आना चाहिए? आंसर क्या होगा? हाँ, यहां तक सब क्लियर होगा सभी को? चलिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट। चलिए कितना आ रहा है? 54। इसका करेक्ट आंसर है 5426। हाँ 5 आ रहा है, अप्रोक्स आ रहा है ना, 54265 ऐसे ही आ रहा है अप्रोक्स, 54265। ठीक है, तो कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। हाँ चलिए
अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हमारा, अब क्वेश्चन है हमारे दो टाइप्स के, जिसमें हमने ये देखना है कि टू गिव द एसेट ऑन लीज और नॉट, कि कोई भी एसेट जो है वो हमें लीज में देना चाहिए, लीज का मतलब यहां पे रेंट में देना चाहिए या नहीं, उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टू गिव, नोट कर लो, टू गिव द एसेट, टू गिव द एसेट ऑन लीज और नॉट। ठीक है, लीज का मतलब यहां पे रेंट, जैसे देते हैं 3 साल का लीज बनता है, 3 साल के लिए दे दिया किराए पे, 5 साल के लिए दे दिया, तो वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस टाइप के अब हम क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। मान लो अब आपकी जो एक एसेट है, सपोज मान लो, ठीक है, आपके पास, आप अगर एक एसेट को मान लो, इस तरीके से समझो, अब दूसरा एग्जांपल लो, चलो बढ़िया। मान लो एक एसेट की जो कॉस्ट है, ठीक है, एसेट मतलब मशीनरी ले लो आप, मशीनरी की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, ठीक है, तो अगर मान लो एसेट की जो कॉस्ट है वो है 3,60,000, ऐसे समझो। ठीक है, अब मान लो कि आप सोच रहे कि अरे भाई ये तो इतनी महंगी पड़ रही है, तो क्यों ना मैं किराए पे देखूं, अगर मेरा कम पड़े कि नहीं पड़े। तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि जब आप कोई चीज किराए पे ले रहे हैं या लीज पे ले रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया जो उसका खर्चा आ रहा है, अगर उस कॉस्ट से कम आ रही है, मशीन की कॉस्ट से कम आ रही है, तभी तो आप उसको लेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका आपको बता रहा हूं। अब मान लो आपने उसको लेना है कि नहीं लेना है। अब मान लो कि आपने 5 साल के लिए अगर एक मशीन ले रहे हो, सपोज आप सोच रहे हो कि मैं एक बार देख लेता हूं, कैलकुलेट करूं कि 5 साल के लिए मैं मशीन क्या लीज में लेना चाहता हूं, और एक एक साल का जो आप रेंट दे रहे हैं, जो किराया दे रहे हैं एक एक साल का, वो दे रहे हैं आप, मान लो जो आप रेंट दे रहे हैं, ठीक है, सपोज आप उसका क्या दे रहे हैं, ये रेंट में दे रहे हैं, तो कितना हो गया ये, हाँ 1,05,000। ठीक है, तो सपोज 1,05,000 आप क्या दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, और कितने साल के लिए दे रहे हैं, फॉर 2 ईयर्स। तो आप पहले चेक करो कि अगर हम चेक करें कि भैया हमें वो मशीन खरीदनी चाहिए या वो लीज पे लेनी चाहिए, कि अगर मान लो एक एसेट, एक मशीनरी की जो कीमत है वो 3,60,000 है, और उसका अगर रेंट पड़ रहा है, रेंट पे लेते हैं, ठीक है, रेंट पे अगर लेते हैं तो 1 साल का जो रेंट है मुझे 1,05,000 देना पड़ रहा है, ठीक है, 5 सालों तक। तो क्या मुझे ये मशीनरी खरीदनी चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए, इस चीज का हमने अब पता करना है बच्चों। तो आप एडवाइस करो, क्वेश्चन आएगा, एडवाइस वेदर टू गिव एसेट ऑन लीज और नॉट। एडवाइस क्या करना है, एडवाइस वेदर टू, एडवाइस वेदर टू गिव, आपको लीज में देना है या नहीं देना है, एडवाइस वेदर टू गिव एसेट ऑन लीज और नॉट। अब यहां पे आपको एक चीज बोल दिया गया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% पर एनम है। ठीक है, यहां पे आपको बोल दिया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 14% पर एनम है, ये आपको दे दिया गया बच्चों। ठीक है, तो आपको वो लीज में देने से फायदा है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एसेट की कॉस्ट कितनी है, 3,60,000 है, तो मतलब आज की डेट में जो एसेट की वैल्यू है, जो कीमत है वो 3,60,000 है। तो आप पहले कंपेयर करेंगे, क्या निकालना है आपको, आपको सबसे पहले एक चीज निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी कि जो आप हर साल रेंट दे रहे हैं उसके आज की डेट में जो लीज दे रहे हैं, लीज पे जो आप दे रहे हैं उसका आपको आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है। अगर वो प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, मशीन की कॉस्ट से ज्यादा आ रही है तो आप क्या करेंगे, आप लीज पे नहीं देंगे,
है कि नहीं है? ओ सॉरी, देने की बात कर रहे हैं तो आप देंगे, सॉरी यहां पे मैं लीज में देने की बात कर रहा हूं, लेने की नहीं। तो अगर मशीन की कॉस्ट से ज्यादा आ रही है तो आप उसको लीज में देंगे, ठीक है? हाँ, तो आप उसे देंगे। अब यहां पे सबसे पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करो बच्चों। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करिए, फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, ठीक है? तो इसके आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो प्रेजेंट फॉर्मूला वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आर, ठीक है? 1 माइनस, मैंने कहा था ये पहले आ जाता है, माइनस 1 प्लस आई टू दी पावर माइनस एन और अपॉन आई, ठीक है? तो इसको कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है आपका, ये देखो। ये कैलकुलेट जब आप कर रहे हैं तो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है देखो आपका। हर साल आप क्या दे रहे हैं? ये 1,05,000, ये आपका क्या है? आर है, ठीक है? एन आपको गिवन है 5 ईयर, और मैंने कहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका कितना है? 14% है पर एनम। तो बच्चों ये वैल्यू पुट करो, और ये वैल्यू पुट करके देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चे? हाँ, 3,60,000। तो वो आ रही है प्रेजेंट वैल्यू 3,60,000, और कितना कह रहे हैं आप लोग? 474, ठीक है? 3,60,474 आ रहा है, 474, यही आ रहा है। 3 आएगा बेटा, 473 आएगा, ये आ रही प्रेजेंट वैल्यू इसकी। अब यहां पे हमने यहां पे क्वेश्चन था कि देने की बात, अगर खरीदने की बात होगी, खरीदने की बात होती अगर यहां पे ऊपर मैं लिखता, ठीक है? दोनों केस बता दे रहा हूं इसी से मैं, दोनों केस टू गिव या परचेस कर दो, ठीक है? ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। टू गिव और परचेस दोनों केसेस ले लेते हैं। अब यहां पे देखो, ध्यान से समझो इस चीज को। मैंने एक चीज कही है कि अगर एक मशीन की बात कर रहा हूं, मशीन की जो कॉस्ट है अभी, सपोज मान लो मशीन की कॉस्ट है 3,60,000, पहला केस लेते हैं। मशीन की कॉस्ट क्या आ रही है? 3,60,000। अब मुझे, ठीक है, मशीन किराए पे 5 साल के लिए देना है। एक एक साल का जो किराया है ना, एक एक साल का जो किराया है वो 1,05,000 है, ठीक है? तो अब ये डिसाइड करना है क्या मुझे मशीन खरीदनी चाहिए या किराए पे लेना चाहिए, या मुझे ये फायदा है किराए पे दे के फायदा है, या मुझे किराए पे नहीं दे के फायदा है। तो ये दोनों केसेस को लेके चलते हैं। अगर मान लो मशीन की कॉस्ट से ज्यादा मुझे अगर किराए पे दे के फायदा है तो मैं क्या करूंगा? मैं किराए पे दूंगा। तो इस केस में अगर देने की अगर बात आती है तो यहां पे मेरे जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ना, रेंट के देने के बाद, तो वो आ रही 3,60,473, जबकि मशीन की जो कीमत है वो 3,60,000 है। तो अच्छा है रेंट में देना, ठीक है? और अगर मैं परचेस की बात कर रहा हूं तो उस केस में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं मशीन किराए पे लेता हूं तो किराए पे लेने के लिए मुझे 3,60,473 देना पड़ेगा, और नई मशीन की जो कीमत आ रही है वो 3,60,000 है। तो मैं भैया क्यों खरीदूंगा? ओ सॉरी, मैं क्यों किराए पे लूंगा? मैं उस मशीन को खरीदूंगा। तो उस केस में आप खरीदेंगे। तो ये दोनों ही केस मैंने आप लोग को बता दिए। तो उसके लिए क्या निकालना है आपको? सबसे पहले स्टेप ध्यान रखना है आपने कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है हमेशा बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ कंपेयर करना है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ एसेट लिखा हो या मशीन लिखा हो, उसके साथ कंपेयर करना है। तो जब उसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा लीज में देना या खरीदना बेहतर है, या खरीदना, हाँ, या बेचना बेहतर है, ठीक है ना? तो ये चीज आपको पता चलेगी। तो होप ये आप लोगों को क्लियर होगा अब। हाँ, तो बिल्कुल गिरधर, रेंट पे देना चाहिए, रेंट पे
देना चाहिए और खरीदने की बात करूं तो नई मशीन खरीदनी चाहिए। तो ये दोनों केस मैंने आपको बता दिए बच्चों, बड़े ध्यान से इन चीजों को समझना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। हाँ बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब। अमित क्लियर है? मिहिर बेटा आप लोग अपना आप काम करो, वो सारा हो जाएगा, ठीक है? आप अपना करिए, बस फोकस यहां करो। मैं बार बार कह रहा हूं फोकस यहां होना चाहिए, योर फोकस शुड बी हियर ओनली। तो ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट हमारा किसका था? सिंकिंग फंड का था मीर, ठीक है? शिवा क्लियर है बच्चे? तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, जहां पे हमने ये क्वेश्चन देखा। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देना चाहूंगा अब, ठीक है? बेटा इसको सॉल्व कर क्यों नहीं आएगा आंसर? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। आर, आर के जगह पे ये बिठाओ, 1,05,000 आर के जगह पे बिठाओ, ठीक है? प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो। अब मैंने क्या कहा था? 1 - 1 + i होल टू द पावर -n। जब पावर में माइनस होगा तो 1 अपॉन लेना है, ठीक है? आई दे रखे आपका 14%, मतलब 0.14, ठीक है? इसको सॉल्व करके फिर वो प्लस माइनस वाला साइन है वो प्रेस करना है, फिर +1 कर दो, फिर डिवाइड बाय आई दैट इज 0.14, बस, और मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू ये थी, मैंने बोली दी है, तो आंसर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। अब जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, अगर मान लो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है हमारे यहाँ पे, ये कितना आ रहा था? 3,60,473 473 है ना? 3,60,473 आ रहा है जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है? रेंट पे, लीज पे दे या ना दे। अब तो अब हमने देखा कि ये जो वैल्यू आ रही है ये मशीन की कॉस्ट से क्या हो रहा है? ज्यादा आ रहा है, तो रेंट पे देना फायदा है, बेचना क्यों है? रेंट पे देके फायदा हो रहा है। और खरीदने की अगर बात आए तो भैया खरीदने में फायदा है। क्यों खरीदने में फायदा है? क्योंकि अगर मैं किराए पे लेता हूं तो मुझे ज्यादा किराया देना पड़ रहा है, मुझे 473 रुपए 473 रुपीज ज्यादा देना पड़ रहा है ना? तो ये दोनों केसेस है बेटा मीर। हाँ बेटा प्रेजेंट वैल्यू से ही चेक किया जाएगा, है ना? प्रेजेंट वैल्यू से आपने ये चेक यहां पे करना है। ये लीज का क्वेश्चन है ना? लीज के ऊपर कि लीज पे देना है या नहीं देना है। आप क्या पूछ रहे हैं सर? सिंकिंग फंड में हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ही यूज। बेटा सिंकिंग फंड वो तो अलग है। सिंकिंग फंड तो जो आप फ्यूचर के लिए चाहिए आपको, है ना? आप जो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहे हैं, जो आप कहां के लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा परपेचुइटी, ठीक है? जो हमारे मेन मेन टॉपिक्स हैं वो मैं दिखा दे रहा हूं आप लोग को, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चों परपेचुइटी। अब परपेचुइटी क्या है? कि जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कर देते हैं, क्या है? कि जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कर देते हैं बच्चों, और वो फिक्स्ड अमाउंट आप जमा करते हैं ताकि एक फिक्स्ड इनकम आती रहे। कब तक आती रहे? इनडेफिनिट टाइम पीरियड तक आती रहे, ठीक है? मान लो जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ये जो फिक्स्ड अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं, मान लो मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट कर दिया 15 लाख का, और मैं चाहता हूं कि मेरे नहीं रहने के बाद मेरे परिवार को 10,000 हर महीने मिलते रहे इनडेफिनिट पीरियड तक, है ना? दैट इज उनको एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे। फिक्स्ड
इनकम फॉर इनडेफिनिट पीरियड, फॉर इनडेफिनिट पीरियड तक उन्हें फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी परपीच्युटी कहलाती है। ठीक है बच्चों, इट इज नथिंग बट द परपीच्युटी। और इसका सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो परपीच्युटी की अगर मैं बात करूं तो परपीच्युटी का सिंपल फॉर्मूला है क्या? क्या है बच्चों परपीच्युटी का सिंपल फॉर्मूला? आर अपॉन आई, ठीक है। जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं इसका हम, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला आर अपॉन आई होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा परपीच्युटी का टॉपिक था कि जब एक फिक्स्ड इंटरवल फिक्स्ड अमाउंट जमा कर रहे हैं हम और चाहते हैं कि फॉर अ इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? परपीच्युटी कहलाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लिया बच्चों। अब मान लो हाँ, अब आप लोग इसको इसे ऐसे समझो कि मान लो कि आप एक टाइम पेमेंट कर रहे हैं, 1 लाख की पेमेंट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सपोज आपने आज 1 लाख रुपया पेमेंट किया, आपने 1 लाख क्या किया? डिपॉजिट किया। ठीक है, 1 लाख रुपया आपने डिपॉजिट किया और आप चाहते हैं कि आपके नहीं रहने के बाद जो आपका परिवार है, या मेरे नहीं, मैं सोच रहा हूं कि मेरे नहीं रहने के बाद मेरे परिवार को हर महीने क्या मिलते रहे? 800 रुपये मिलते रहे, 800 पर मंथ। क्या मिलते रहे बच्चों? 800 पर मंथ मिलते रहे। तो ये जो 800 पर मंथ है, ये एक्चुअली है क्या? पर मंथ है तो ये एन्युटी है, बट यहां पे हम क्या कहते हैं? फॉर अ इनडेफिनिट टाइम पीरियड तक मिलते रहे। तो ये एक्चुअली हमारा क्या है? इट इज नथिंग बट ये एक्चुअली हमारा एन्युटी है ना। जो हम बात कर रहे हैं परपीच्युटी की, ये है ही क्या हमारा कि हम, मैं चाहूंगा मेरे परिवार को एक फिक्स्ड इनकम जो है मिलती रहे। तो ये क्या है ये एक्चुअली एन्युटी है, बट इसको कहा जाता है एन्युटी इन द फॉर्म ऑफ या इन द नेचर ऑफ, कुछ भी हम कह सकते हैं। किसके नेचर में? इन द नेचर ऑफ परपीच्युटी, परपीच्युटी के नेचर में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इट इज नथिंग, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ उनको इनकम जनरेट होते रहे। आर अपॉन आई, ठीक है, आपका क्या होगा? आर अपॉन आई। आर का मतलब क्या होगा? यहां पे जो आपकी एन्युटी आ रही है, जो आपकी एन्युटी आ रही है, आर अपॉन आई, ये इसका आपका फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि अगर मंथली दे रखा है, ठीक है, तो दोनों यूनिट सेम में होने चाहिए, पर ध्यान रखना अगर ये ईयरली दे रखा है, ये मंथली दे रखा है, तो आपको इसको ईयरली में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका आ रखा है इस तरीके से, ये आप लोगों ने अच्छे से समझना है किस में कन्वर्ट करना होगा आपको। हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, ठीक है, क्या निकला हमारा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। अब ये देखो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या है? ये 2019 में आ रखा है जून, तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। यहां पे क्या बोला है? डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालना है आपको? प्रेजेंट वैल्यू की। ठीक है, तो परपेचुइटी की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी होगी? ऑफ 50,000 पर मंथ बोल दिया, तो ये क्या? आर है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 12% गिवन है। अब हमारा नॉर्मल जो फॉर्मूला है किसका? प्रेजेंट हमारा जो परपेचुइटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मैंने अभी आपको समझाया था, आर अपॉन आई, आर अपॉन आई। अब मैं आर की बात करूं तो आर हमारा यहां पे कितना था बच्चों? आर हमारा था 50,000, ठीक है। और अगर हम यहां बात करें किसकी? हाँ, कितना आएगा? हाँ रॉबिन, 50,000, ठीक है। तो यहां पे आपका आ गया 12, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है?
इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ईयरली में। क्यों? क्योंकि ये मंथली में है, यही बताया था मैंने। अगर ये दोनों यूनिट सेम में होना चाहिए, ये ईयर में दे रखा है और ये आपका मंथली है, तो इसलिए इसको भी मंथली कन्वर्ट कर दो, तो ये सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा, 50। ठीक है, हाँ, और इसमें 2 जीरो आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि 12% था, तो 12% मतलब 12/100, तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 50 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 लाख आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बेटा यहां फोकस करो बच्चे, जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो। ये था आपका परपेचुटी का कंसेप्ट। ठीक है, कि इसके केस में आपको प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। क्लियर है सभी को? बताएंगे एक बार, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। क्लियर है बच्चों? रेस्पॉन्स करेंगे फटाफट एक बार। चलिए, प्योर समझा अभी तक? पूरा समझ गया? समझ गया पूरा बच्चे? बेटा ये चीज परसेंटेज में है ना, तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, कुछ नहीं है। देखो ये आर क्या था, आर आपका यहाँ पे 50,000 था। ठीक है, ये कर दिया। अब आई, आई मतलब 12%। 12% का मतलब क्या होता है, इसको ये कर दिया, कुछ नहीं। 12% मतलब 12/100, तो ये 0.12 आ गया ना, तो ये कर दो 0.12, बस। लो समझ गए? अब ये ईयरली दे रखा है, देखो 12% पर एनम बोला है, बट यहाँ पे ये जो है ये आपका पर मंथ बोला है, तो मैंने क्या कहा, इसे भी आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो अब ये देखो, ये डेसिमल हटके यहाँ पे क्या आ गया, 2 जीरो आ जाएगा, और तो ये 12 और 12 कैंसिल हो गया, तो ये 50 लाख हो गया, है ना। 2 जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, बस ये कंसेप्ट है। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब एक इसी के अंदर आता है ग्रोइंग परपिच्युटी। ग्रोइंग परपिच्युटी की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो ग्रोइंग परपिच्युटी में हम क्या करते हैं, मान लो परपिच्युटी एक प्लान आया, जैसे मान लो कि आज अगर मैं 10 लाख जमा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, या चलो एक सिंपली और छोटा एग्जांपल लो, मान लो कि मैं 1 लाख रुपया जमा कर रहा हूं बैंक के अंदर। कितना कर रहा हूं मैं, 1 लाख बैंक के अंदर जमा कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि 3-3 हजार करके मेरे परिवार को मिलता रहे। ठीक है, 3-3 हजार हर साल, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 3-3 हजार हर साल मेरे परिवार को मिलता रहे। और मान लो उसमें इस प्लान में ये बोल दिया कि जो ग्रोथ होगा, जो 3-3 हजार जो मिल रहा है ना, उसमें भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। एक ऐसा प्लान आया कि आप 1 लाख जमा करो, डिपॉजिट कर दिया, वन टाइम पेमेंट, और हर साल आपके परिवार को क्या मिलेगा, हर साल मतलब ग्रोथ रेट में मिलेगा। कितना, 5% के ग्रोथ रेट में। मतलब फर्स्ट ईयर क्या मिला, कि अगर मान लो फर्स्ट ईयर, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए हैं बच्चों काफी, मान लो कि फर्स्ट ईयर, मान लो कि फर्स्ट ईयर अगर 3,000 मिला, तो दूसरा ईयर, सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, जो 3,000 है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 5% किसका, 3,000 का, ये बढ़कर मिलेगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 150 रुपया, 3,150 इतना मिलेगा सेकेंड में। फिर तीसरे साल में क्या हो जाएगा, इसका फिर क्या होगा, 5% बढ़ के मिलेगा, तो मतलब 3,150 प्लस 5%, 5/100 किसका,
3150। तो ऐसे करके 5% बढ़ते क्रम में मिलता रहेगा। ठीक है, ये चीज यहां पे बोला गया है। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, क्या होगा, आर डिवाइड बाय आई माइनस जी, आर डिवाइड बाय आई माइनस जी। ठीक है, जी जो हो गया आपका ग्रोथ रेट, जो 5% के हिसाब से बढ़ रहा था। ठीक है, अब आपका एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं एक बार फटाफट। क्वेश्चन क्या है, एज्यूमिंग दैट, तो ये मैंने आपको समझा दिया, कुछ नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है बच्चों। एज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट इज द डिस्काउंट, जो इंटरेस्ट रेट है, द डिस्काउंट रेट इज 7%, जो डिस्काउंट रेट है वो 7% है। ठीक है, ये एग्जांपल 42 है आपका, पर एनम। आगे बोला है हाउ मच वुड यू पे how much would you pay to receive rupees 50, to receive rupees 50 growing at 5%, growing at 5% एनुअली। करिए बच्चों, अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं है, एनुअली फॉर एवर लिख दो। ठीक है, एनुअली फॉर एवर ये गिवन है। अब निकालिए आप लोग, कैसे होगा फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का, एज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट इज 7% पर एनम। ठीक है, आई आपको गिवन है 7%, दैट इज आर आपको 7% है, दैट इज आई क्या हो गया 0.07, है ना। अब बोला हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव रुपीज 50, ये क्या हो गया ₹50, तो ये आपका एन्युटी हो गया, है ना। आर ग्रोइंग एट 5%, ये 5% क्या है आपका बच्चों, हाँ 5% करा दिया मैंने, ये ग्रोइंग परपिचुटी का है ना, ग्रोइंग परपिचुटी। तो करिए इसको 7% माइनस 5%, दैट इज 0.07 माइनस 0.05, कितना आ रहा है बच्चों 2500, क्या बात 2500 जो है इसका ये करेक्ट आंसर आ रहा है। बेटा ये तो सिंपल है, देखो कुछ तो है नहीं, मेन फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको कराया। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक आपको याद रखने पड़ेंगे, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक तो याद रखने ही पड़ेंगे बच्चे, इतना ज्यादा नहीं है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट करा दे रहा हूं। ठीक है, ये भी सिंपल है, क्योंकि जो जो टॉपिक आते हैं इनमें एक एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, बट हाँ कंसेप्ट है तो थोड़ा बताना है, तो ये आपने देखना है। आगे CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट एक्चुअली क्या होता है कि इसमें एक कंपनी की वैल्यूएशन होती है। कंपनी की नॉर्मली क्या होती है, वैल्यूएशन होती है कि कंपनी कितना आगे बढ़ रही है या कितना हो रहा है उसका बिजनेस, ये सारा चीज का पता चलता है, बिजनेस वैल्यूएशन कहते हैं जिससे। अब मान लो कि एक कंपनी की शुरुआत हुई थी मान लो 2010 में, तो उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था 100 का, धीरे धीरे उसका बीच में कभी बढ़ा कभी घटा, कभी बढ़ा कभी घटा, और 2000 मान लो 20 तक आते आते उसका जो हुआ रेवेन्यू 210 हुआ। ठीक है, 210 करोड़ का हुआ, मान लो पहले 100 का था, 210 करोड़ का एंड पे हुआ। तो इसको जब वैल्यूएशन किया जाता है कि हाँ भाई जो कंपनी है वो अब कितने आगे बढ़ी है, या क्या है, घाटा है, नुकसान है, आगे चलाना है या बंद करना है, ये सारा वैल्यूएशन करने के लिए ही CAGR का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आप लोगों ने देखना है और कुछ नहीं है। ठीक है, आसान से ही हो जाएगा।
तो एक आपका बुक का क्वेश्चन है, मैं एग्जाम्पल नंबर बता देता हूं। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल नहीं है, तो आपके बुक का क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं और फिर इसका फॉर्मूला करा देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो मान लो ईयर दे रखा है, सपोज पहले देख लो यहाँ पे CAGR आपका क्या होता है, ये लिख लो पहले, एक मिनट। हाँ, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में देख रहा हूं बेटा। उसके बाद आगे आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी का पता लगाया जाता है इससे, है ना, वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी, ये लिख लो बस, वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी। अब मैं ले रहा हूं बुक का क्वेश्चन, 2000 ईयर दे रखा है आपको यहां पे ईयर दे रखा है, और आपको दे रखा है रेवेन्यू, मान लो, है ना, कंपनी की जो रेवेन्यू आ रही है वो दे रखा है सपोज। चलिए, अब यहां पे 2015 से 2019 तक दे रखा है, तो ये 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 ले रहा हूं। यहां पे रेवेन्यू दे रखा है आपका 100, 125, 100, 125, 180, 190, 180, 190 और एट लास्ट आपका 210। अब ये आपको बच्चों दे रखा है, ठीक है, ईयर वाइज कंपनी का रेवेन्यू, ध्यान से देखना। अब यहां पे एक फॉर्मूला बनाया गया इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्या है, वैल्यू ऑफ टीएन अपॉन वैल्यू एट T0, ठीक है। T0 मतलब जो बिगिनिंग में टाइम था उसके अनुसार क्या वैल्यू थी, और TN जो एंड में जो ईयर था उसके अनुसार क्या वैल्यू थी, ठीक है, अपॉन, अच्छा सॉरी, डिवाइड बाय 1 अपॉन TN माइनस T0। TN का मतलब जो आखिरी का ईयर था, और T0 का मतलब जो आपका बिगिनिंग ईयर था, ठीक है। उससे क्या कर देंगे, -1 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये सीधा सा फॉर्मूला है। VTN मतलब एंड में जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा था 2019 के अनुसार, तो क्या था, 210 था। बिगिनिंग में कितना था 2015 में, वो था 100 का, ठीक है। अब 1 अपॉन यहां पे TN मतलब कौन सा ईयर बोला है, 2019, है ना, तो यहां पे 2019 माइनस T0 कौन सा ईयर, ये वैल्यू है बच्चों, ध्यान रखना। और यहां पे ये ईयर की बात बोली गई है, तो यहां पे हमारा है 2015, ठीक है, और -1 और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, बस ये कर दो तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका वैल्यू आ जाएगी, है ना, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकल कर आ जाएगा, ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकल कर आ जाएगा। तो ये सारे जो टॉपिक है मेन वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं।